मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कोलकाता से लखनऊ तक की परिक्रमा के बाद भी गैर भाजपा दलों की एकता का फॉर्मूला सामने नहीं आ पाया है। इसमें सबसे बड़ी बाधा उन क्षेत्रीय पार्टियों के नेता बने हुए हैं जो कांग्रेस से ही टूटकर राज्य के क्षत्रप बन गए हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव और बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी विरोधी पार्टियों में चुनावी गठबंधन की वकालत तो करते हैं, लेकिन कांग्रेस को अलग रखना चाहते हैं। चंद्रशेखर राव की एकता की कोशिशों के पीछे उनका प्रधानमंत्री बनने के लिए उतावलापन भी दिखता है। कांग्रेस से समझौते के सवाल पर गैर भाजपा पार्टियां 3 खेमों में बटी है। बता दें कि पहला खेमा कांग्रेस छोड़कर निकले नेताओं का है, जो गैर भाजपा दलों के साथ गैर कांग्रेसी पार्टियों के बीच एक ढीला ढाला मोर्चा बनाना चाहते हैं। उनकी कोशिश राज्य में अपना वर्चस्व कायम रखते हुए 2024 में मतदाताओं को ये बताना है कि भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरा विकल्प भी मौजूद है। कई नेता सोचते हैं कि इस तरह के मोर्चा में जोड़ तोड़ करके प्रधानमंत्री बनने का मौका भी मिल सकता है। ममता बनर्जी और चंद्रशेखर राव की तरह आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी वाईएसआर कांग्रेस की इच्छा भी इसी तरह का उबाल मारती है। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत सी लर्निंग ऐप। बने दीक्षांत का चैनल पार्टनर और अर्न करे लाखों रुपए प्रति महीने। चैनल पार्टनर बनने के लिए विजिट करें www.दीक्षांत.com। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक बीजू जनता दल की तरह जगन भी कांग्रेस से दूरी बनाकर रखना चाहते हैं, लेकिन भाजपा को नाराज भी नहीं करना चाहते। बता दें कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी कांग्रेस के साथ सपा से भी दूरी बनाकर रखी है। ताजातरीन राष्ट्रीय दर्जा पाई आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी कांग्रेस के साथ चुनावी गठबंधन के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। दिल्ली और पंजाब दोनों राज्यों में जहां उनकी पार्टी की सरकारें हैं, मुकाबला कांग्रेस से भी है। हालांकि सीबीआई जैसे मुद्दे पर विपक्ष के साथ आने के लिए तैयार है। उनकी खुद की राष्ट्रीय महत्वाकांक्षा है। वो आम आदमी पार्टी को कांग्रेस का राष्ट्रीय विकल्प बनाने की कोशिश में जुटे हैं। आपको बता दें कि कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री एचडी कुमारस्वामी को कांग्रेस ने 2018 के विधानसभा चुनाव के बाद मुख्यमंत्री बना दिया था। दल बदल के कारण उनकी सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। इस बार कर्नाटक विधानसभा चुनाव में दोनों पार्टियां अलग अलग रही है। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव कांग्रेस और बीएसपी के साथ 2019 का लोकसभा चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन इस बार अकेले मैदान में उतरने की बात कर रहे हैं। विपक्षी एकता का आधार तैयार नहीं होने का एक बड़ा कारण ये है कि कांग्रेस और अन्य पार्टियों के पास कोई साझा एजेंडा ही नहीं है। अब ऐसा लग रहा है कि विपक्षी पार्टियों का एक वर्ग महज भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से बाहर करने के लिए एकता की वकालत तो कर रही है, लेकिन आम मतदाता के लिए ये कोई बड़ा मुद्दा तो नहीं हो सकता है। लोग आखिर नरेंद्र मोदी को क्यों हटाना चाहेंगे? उन्हें कोई ठोस मुद्दा चाहिए। कुछ पार्टियां सांप्रदायिकता को मुद्दा बनानी चाहती है। देश में इस समय सांप्रदायिक गोलबंदी चरम पर है, पर इसका फायदा सिर्फ भाजपा ही उठाती रही। विपक्ष एकता का एक आधार सीबीआई और इनकम टैक्स जैसी एजेंसियों की कार्रवाई भी है। ममता बनर्जी, चंद्रशेखर राव, तेजस्वी यादव, मायावती और अरविंद केजरीवाल जैसे नेता खुद या उनके पार्टियों के प्रमुख नेता इन एजेंसियों के चंगुल में फंस चुके हैं। इस एजेंसियों से बचने के लिए एक साथ आने के अलावा कोई रास्ता इन नेताओं के सामने बचा ही नहीं है। लेकिन हालात बताते हैं कि कांग्रेस को फिलहाल विपक्ष के तीसरे खेमे पे भरोसा ही चलना होगा। इसमें बिहार के नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, झारखंड के हेमंत सोरेन, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे, शरद पवार, तमिलनाडु में एमके स्टालिन और सीपीएम जैसी पार्टियां हैं। कांग्रेस के साथ इनका गठबंधन भी है। इसमें भी कई रुकावटें हैं। बता दें कि इसमें भी बहुत सारी रुकावटें हैं। केरल में मुख्य लड़ाई सीपीएम और कांग्रेस के बीच ही है और वहां इसमें समझौता मुश्किल है। त्रिपुरा का हालिया चुनाव दोनों मिलकर लड़े, लेकिन बीजेपी को हरा नहीं पाए। बंगाल में दोनों साथ आ सकते हैं, इसका नुकसान ममता बनर्जी को हो सकता है। कर्नाटक पर अब इस समय विपक्ष की नज़र कर्नाटक पर है। विपक्ष पार्टियां की नज़र कर्नाटक विधानसभा चुनाव पर है, जहां कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है। कांग्रेस अगर कर्नाटक में सरकार बना लेती है तो कई क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस के साथ आने के लिए मजबूर हो सकती है। कांग्रेस के बिना कोई भी गठबंधन भाजपा के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर हो ही नहीं सकता है, लेकिन क्षेत्रीय पार्टियों के नेता और स्वार्थ के कारण इस सच को स्वीकार करने के लिए तैयार दिखाई नहीं दे रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा।
दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के यूट्यूब चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।